उसने पीछे छिपे जेत्सु को घूरकर आदेश दिया कि सामने आए। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सास्के का कट चुका हाथ 100 मीटर दूर से खींच लिया और जेत्सु को आदेश दिया कि उसे तुरंत ले जाकर इलाज किया जाए। उसके बाद नारुतो ने ठंडे स्वर में दांजो को देखा। आज रात तुम्हारी मौत तय है, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मैं होकागे होने के नाते कसम खाता हूँ। लेकिन दांजो भी पीछे हटने वालों में नहीं था। उसके पास अभी भी 169 शारिंगन बची थी। उसने वुड स्टाइल एडवेंट ऑफ द ट्री वर्ल्ड फिर से छोड़ा। नारुतो ने 2 शैडो क्लोन बनाए और काकाशी की राइडेन तकनीक से पूरा जंगल चीर डाला। अंत में उसने दांजो को बीच से काट फेंका, लेकिन दानाजो फिर से पास ही में रीबर्थ हो गया। अराजकता के बीच नारुतो ने एक बार फिर चिदोरी ब्रीज जैसे प्रहार से उसके शरीर को भेद दिया। उसके दोबारा जिंदा होते ही नारुतो ने बांशो टेनिन से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके शरीर पर समनिंग जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। एक विशाल समन बीस्ट दांजो की पीठ फाड़कर बाहर निकला। नारुतो उसकी पीठ पर कूदकर आसमान में उड़ गया। ऊपर से समन बीस्ट ने कारपेट बॉम्बिंग शुरू की, जिससे दांजो की रीजनरेशन लगातार कमजोर होती गई। घबराकर दांजो ने अपने पैरों के नीचे ब्लेड्स को इकट्ठा किया और फिर उन पर खड़े होकर उड़ान भरते हुए नारुतो की ओर बढ़ा। करीब आते ही उसने ब्लेड्स को हवा में कंट्रोल करके नारुतो पर हमला कराया। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। सोचा भी नहीं था कि उचिहा शिन की ये तकनीक एयर कॉम्बैट में भी यूज हो सकती है। लेकिन ये ब्लेड्स हैं तो कंज्यूमेबल्स ही, देखते हैं कितने हैं तुम्हारे पास। वो फायर शील्ड बनाकर ब्लेड्स को रोकता चला गया। हालांकि ब्लेड्स कम हुए, लेकिन अभी भी काफी थे। कोनन को चिंता हुई कि नारुतो इतना ब्लेड सह नहीं पाएगा, लेकिन नारुतो बस मुस्कुराया। बस अब सही टाइम आ गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली की गड़गड़ाहट, आसमान चीरती चमक। यही तो नारुतो का मकसद था, फायर शील्ड से वातावरण में गर्मी बढ़ाना ताकि सास्के की स्पेशल जुत्सु तैयार हो सके। उसी पल नारुतो चिल्लाया, किरिन। बिजली का प्रचंड जानवर आसमान से गिरा। दांजो बच ही नहीं सकता था। उसके पूरे ब्लेड्स फटकर गायब हो गए। अब वो सिर्फ जमीन पर बेबस एक फायर टारगेट बनकर रह गया। हार सामने देखकर दांजो भागते हुए कोनोहा की ओर भागा। नारुतो पीछे पीछे और रास्ते में कोनन के साथ मिलकर लगातार उस पर हमले करते रहे ताकि उसकी हर शारिंगन धीरे धीरे खत्म होती जाए। भागते भागते घंटों बाद उसकी आंखों में सिर्फ उचिहा कागामी की दाहिनी शारिंगन बची थी। कोनोहा भी सिर्फ कुछ दूरी पर था। नारुतो बिजली लिपटी रफ्तार में पहुंचा। उसने एक कुनाई उसकी ओर फेंकी और वो हैरान रह गया कि दांजो ने इज़्ज़ानागी एक्टिव ही नहीं किया। असल में दांजो समझ गया था कि अब बचना नामुमकिन है। वह चाहता था आखिरी बची शारिंगन से एक बार, सिर्फ एक बार अपने होकागे बनने के सपने को देखने का मौका मिले। लेकिन तमन्नाएं वहीं खत्म हो गईं। नारुतो की बैंगनी बिजली से ढकी बांह ने उसके शरीर को आर पार कर दिया। अंधेरे का प्राणी माना जाने वाला दांजो आखिरकार गिर पड़ा। नारुतो उसके जुनून और उसकी होकागे वाली दीवानगी को दिल से सलाम करता है, क्योंकि इतनी जिद कम ही लोगों में होती है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में एक और परछाई चलने लगी थी। नारुतो के टाइम ट्रेवल के बाद उसकी सबसे कठिन लड़ाई में से एक शुरू होने वाली थी। इस टाइमलाइन का उचिहा मादारा आखिरकार एदो टेंसे होकर वापस आ चुका था और अब वो जल्द ही नारुतो को खोजने आने वाला था। नारुतो ने दांजो को हराने के बाद अन्य गांवों के सीक्रेट स्क्रोल्स इकट्ठा करने का फैसला किया। इस बार उसका लक्ष्य था ओनोकी का इवागाकुरे वाला गांव। वो पहले शांति से बात करना चाहता था, क्योंकि ओनोकी कोई मामूली शिनोबी नहीं था। उसने कोनन को चिट्ठी भेजकर सीक्रेट स्क्रोल्स को पढ़ने की अनुमति मांगी और भरोसा दिया कि उन्हें आगे नहीं फैलाया जाएगा। ओनोकी ने काफी देर सोचा। उसे लगा नारुतो में बड़े काम करने वाला इंसान वाला अंदाज है और अगर लड़ाई होती है तो गांव का भारी नुकसान होगा। लेकिन उसने एक शर्त रखी, तुम्हें बदले में कुमोगाकुरे विलेज वाला सीक्रेट स्क्रोल देना होगा। नारुतो ने तुरंत मंजूरी दे दी। आखिरकार उसने हेवी लाइट रॉक सीरीज का सीक्रेट्स टेक्निक्स और सेकंड त्सुचिकागे की डस्ट रिलीज ओरिजिनल वर्ल्ड जुत्सु दोनों प्राप्त कर लिए। उधर सास्के भी अब होश में लौट आया था। उसका टूटा हाथ जोड़ दिया गया था। बिल्कुल ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। जेत्सु जब दांजो की मौत की खबर लाया, सास्के हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि नारुतो ने उसकी जान बचाई थी, वो लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। अब जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका था, तो सास्के समझ नहीं पा रहा था कि आगे उसका रास्ता आखिर होना क्या चाहिए। उधर ओबितो गुफा से बाहर निकला। उसकी दोनों कामुई आंखें जैसे बेचैन थीं। अब वक्त आ गया है अकात्सुकी के अंदर छिपे खतरे को खत्म करने का। उसने ब्लैक जित्सु को ढूंढा और काकाशी जैसे काले रंग के सुसानो को सक्रिय किया। फिर सुसानो के दिव्य हथियार 10 डायरेक्शंस डिवाइन स्वॉर्ड से सीधे ब्लैक जित्सु को कामुई डायमेंशन के खाली शून्य में निर्वासित कर दिया। तलवार कामुई ऊर्जा से भरी हुई थी। जिसे भी भेद दे वह अनंत खालीपन में हमेशा के लिए खो जाता है। जित्सु दर्द भरी चीखों में गायब हो गया। उसी समय फायर कंट्री की धुंधली चट्टानों पर काबूतो ने ओबितो की गद्दारी से जुड़ी सारी जानकारी मादारा को बता दी थी। मादारा चट्टान से नीचे कूदा और चक्रालिंग से दूर बैठे ब्लैक जेत्सु से संपर्क किया। ब्लैक जेत्सु को जैसे कोई सहारा मिल गया हो, रो रो कर ओबितो द्वारा की गई सब हरकतें बताने लगा। अगर उसने अपनी कुछ बॉडी पार्ट्स पहले से अलग न की होती तो अब तक मर चुका होता। उसने ओबितो के बेस का लोकेशन भी बता दिया। मादारा उसी पल वहां की ओर निकल पड़ा। जब वो पहुंचा,
आश्चर्यजनक रूप से बेस में सिर्फ सास्के मौजूद था। सास्के ने अजनबी को देखते ही बिना सोचे फायर रिलीज ग्रेट फायर बॉल जुत्सु फेंक दिया, लेकिन मादारा ने तो बचने की जरूरत भी नहीं समझी, बस अपनी कवच से धूल झाड़ी। फिर उसने फायर रिलीज ग्रेट फायर एनाहिलेशन छोड़ा। पल भर में धधकती आग की लहरें सास्के पर टूट पड़ी। सास्के ने हैरानी में तुरंत सुसानो एक्टिव किया, लेकिन गर्मी इतनी भयानक थी कि सुसानो की आर्मर तक पिघलने लगी। लगातार हमलों ने सास्के को लगभग तोड़ दिया। मादारा ने उसके चेहरे की ओर देखा और अपने भाई इजुना की याद आ गई। वो बोला, क्या तुम मेरे साथ मिलकर लड़ना चाहोगे? सास्के ने ठुकरा दिया। उसका फुल बॉडी सुसानो जमीन से उठकर खड़ा हुआ। मादारा हंस पड़ा, तो फिर मैं भी थोड़ी असली ताकत दिखा ही देता हूँ। चमकदार नीली सुसानो चक्रा आसमान फाड़ने लगी। सास्के हैरान रह गया। एक ही रूप होने के बावजूद ताकत का स्तर बिल्कुल अलग। वो चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? कुछ ही पलों में उसकी हार तय थी और वह मलबे पर गिर पड़ा। लगातार हारों से टूट चुका सास्के अब लड़ाई से थक चुका था। मादारा उसकी आंखें बैकअप के तौर पर निकालना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ सास्के के प्लास्टर लगे हाथ को मोड़कर तोड़ दिया। सास्के दर्द से चीख उठा, यही है तुम्हारी कमजोरी, बाएं हाथ पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। दाएं हाथ का इस्तेमाल करना भूल गए क्या? अंत में उसने एक आखिरी मौका दिया, अगली बार मुझे निराश मत करना। उधर नारुतो के पेट में अचानक तेज जलन हुई। वो घुटनों पर गिर गया, चेहरा दर्द से बिगड़ गया। उसके भीतर छिपा कुरामा फिर से जाग उठा। उसकी आंखें लाल, चक्रा अशुभ। नारुतो घबरा गया। ये कहीं? उसने पेट पर हाथ रखकर शांत स्वर में कहा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर चिंता बनी रही। कोनन ने पूछा, क्या हुआ? नारुतो गंभीर चेहरा लिए बोला, असली उचिहा मादारा पुनर्जीवित हो चुका है और उसे मेरी लोकेशन का पता चल गया है। वो यहाँ आ रहा है। ये पहली बार था जब कोनन ने नारुतो को इतना तनाव में देखा। वो भी अनायास डर गई। अब नारुतो टाइम ट्रेवल के बाद अपनी सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करने वाला था। मादारा को पता चला कि नारुतो ने उसकी रेनेगन अपने पास रखी है। वो सीधे उसकी ओर बढ़ गया। नारुतो पूरी तरह तैयार था। सेज मोड ऑन और 30 विशाल समन बीस्ट्स मैदान में। लहरों के बीच उतरती वो परछाई महासागर जैसे फट पड़ा। मादारा समुद्र पर सीधा खड़ा देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। नारुतो धीरे से खड़ा हुआ। पहले का डर अब गायब। मादारा ने चारों ओर घूरते समन बीस्ट्स को देखा और बोला, काफी बड़ा स्वागत है। मेरी आंखों का खूब इस्तेमाल कर लिया क्या? नारुतो शांत स्वर में बोला, ये आंखें मेरे गुरु नागातो की हैं। मादारा मुस्कुराया। उससे पता था नारुतो साफ साफ सब समझकर भी जानबूझकर अनजान बन रहा है, तो उसने और बात बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। दोनों हाथ जोड़े, फायर स्टाइल ग्रेट फायर एनाहिलेशन, और धधकती आग की सुनामी सीधी नारुतो की ओर बढ़ी। साइड में खड़ी कोनन हैरान रह गई। ये ताकत अविश्वसनीय है। लेकिन नारुतो बस मुस्कुराया। उसके दोनों साइड में 2 शैडो क्लोन प्रकट हुए। तीनों ने मिलकर जिराइया सेंसे की स्पेशल कॉम्बो टेक्निक चलाई। सेनपो गोएमन। तेल क्षेत्र प्रचंड बल से उमड़ रहा था, जो हवा के कारण यह एक भयंकर आग के तूफान में बदल गया। दोनों की आग टकराकर फायर वॉल जैसे दृश्य में बदल गई। मादारा हल्का हैरान हुआ। इस बच्चे की चक्रा रिजर्व उम्मीद से कहीं ज्यादा है। फायर रिलीज बनाए रखते हुए उसने दोबारा हाथ जोड़े। विंड रिलीज वैक्यूम टेम्पेस्ट डांस। दर्जनों विशाल हवा के बवंडर फायरवॉल के बीच उठने लगे और मिलकर फायर टोर्नेडो बन गया। ये जुत्सु दुश्मन दोस्त में फर्क नहीं करता, पर मादारा को परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका एदो टेंसेई बॉडी किसी भी नुकसान से आसानी से उभर जाता था। हालत बिगड़ती देखकर नारुतो ने नेचुरल एनर्जी से समुद्री जल को हिलाया। सेज मोड की ताकत और नेचुरल एनर्जी मिलकर समुद्र जल की विशाल दीवार उठी, जिसने फायर टोर्नेडो को निगल लिया। लहरों के बीच एक विशाल सुसानो की आकृति दिखाई दी और समुद्र पर खड़े समन बीस्ट्स पूरे घेराबंदी में तैयार हो गए। मादारा अपने सुसानो को चलाते हुए दर्जनों विशाल समन बीस्ट से भिड़ गया और एक भी कदम पीछे नहीं हटा। अचानक उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया। एक छुपा समन बीस्ट समुद्र में पहले से ही घात लगाए था, उसे खींचकर पानी में ले गया। जल्दी ही मादारा उस बीस्ट को खत्म कर फिर से ऊपर आ गया। फिर उसने टेंगाई शिनसेई जैसा प्रहार चार्ज किया। एक ही बार में सारे समन बीस्ट्स को उड़ाने की तैयारी। तभी आसमान से एक विशाल मिट्योर उतरने लगा। काले बादल फट गए। कोनन घबरा गई। ये भी रेनेगन की क्षमता है, नारुतो ने समझाया, और उसे पकड़कर सीधी हवा में उड़ते हुए अमेगा कुरेगांव की ओर निकल गया। मादारा भी हैरान रह गया। तो ये फ्लाइंग थंडर गॉड भी जानता है। लगता है वो भी तो आखिर क्यों हारा? अब समझ आया। मेटेओर समुद्र में गिरा और समुद्र गरज उठा। जब लहरें शांत हुईं, सारे समन बीस्ट्स खत्म हो चुके थे। नारुतो अकेले समुद्र की सतह पर वापस उतरा। वो जानता था मादारा जैसे दैत्य का सामना करते समय कोनन की रक्षा करना संभव नहीं। मादारा तूफान की गति से उस पर टूटा, पर अचानक एक अदृश्य शॉकवेव ने उसे पीछे धकेल दिया। ये माउंट म्योबोकू के टोड ट्राइब का प्रहार था। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने हाथ जोड़े। चिबाकू टेंसे। पहले छोड़ा गया मिट्योर और मादारा दोनों खिंचकर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। लेकिन मादारा को इस जुत्सु की कमजोरी पता थी। उसने सुसानो के यासाका मागाटामा फेंककर ग्रेविटी कोर को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसने फुल बॉडी सुसानो एक्टिवेट किया। दोनों तलवारें चमक उठी और पहाड़ों जैसे वेव्स बीच से कटने लगी। नारुतो ने पर्पल लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड में जाकर उसकी तलवारों के बीच बिजली की तरह दौड़ने लगा। लेकिन मादारा का फुल बॉडी सुसानो सास्के वाले से कई गुना बड़ा था। उसी पुराने तरीकों से उसे गिरा पाना
नामुमकिन था। अब असली चाल, नारुतो ने दोबारा चिबाकू टेंसे एक्टिव किया, लेकिन इस बार अलग। ग्रेविटी बॉल बनाने की जगह उसने मादारा के सुसानो को ही ग्रेविटी सोर्स बना दिया। सब ओर से विशाल चट्टाने, जमीन के टुकड़े, धातु, पहाड़ी कंकाल सब उसके चारों ओर जमा होने लगे। मादारा चौंक गया। ये चिबाकू टेंसे का हाई क्लास वर्जन है। कुछ ही पलों में उसका पूरा सुसानो पत्थरों के पर्वत में दब गया, लेकिन तभी दरारें बनने लगी। नारुतो तुरंत आसमान में उठा, दोनों हाथ चिबाकू टेंसे के नीचे जमाए और नई सीखी जुत्सु अर्थ रिलीज सुपर एडेड वेट रॉक टेक्निक सक्रिय की। चिबाकू टेंसे का पूरा पर्वत हजारों गुना भारी हो गया। दरारें गायब, मादारा हिल भी नहीं पा रहा था। भारी चट्टान गोलक समुद्र में गिरा और पूरा महासागर कांप उठा। मादारा समुद्र की गहराई में अंधेरे में पूर्ण रूप से बंद हो गया। नारुतो ने कोनन को वापस उसके स्थान पर पहुंचा दिया। समुद्र की ओर देखते हुए कोनन अब भी चिंतित थी। वो असली उचिहा मादारा क्या सच में सील हो गया है? नारुतो शांत स्वर में बोला, सुपर एडेड वेट रॉक वर्जन वाला चिबाकू टेंसे उसकी ताकत से 1000 गुना भारी है। जब तक उसके पास अर्थ स्टाइल सुपर लाइट वेट रॉक जुत्सु या कोई हाई लेवल स्पेस टाइम जुत्सु ना हो, वो निकल नहीं सकता। ये सुनकर कोनन ने राहत की सांस ली। अभी तुम्हारी आवाज में मैं सच में डर गई थी। अच्छा हुआ तुमने ये अर्थ स्टाइल सीख ली थी, वरना। लेकिन नारुतो के चेहरे पर गर्व नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक नया खतरा जाग चुका था। उस खतरे ने उसके अंदर और मजबूत बनने का इरादा और पक्का कर दिया। दोनों फिर से यात्रा पर निकले, इस बार किरिगाकुरे की ओर, जहां नई आंधी उठने वाली थी। अब नारुतो का सामना होने वाला था उससे, जिसके पास डुअल काम हुई थी, ओबितो। उधर ओबितो को व्हाइट जित्सु से पता चला कि मादारा पुनर्जीवित हो चुका है और उसके पुराने बेस तक पहुंच गया था। अब वहां रुकना ठीक नहीं था। उसने मादारा द्वारा बेहोश पड़े सास्के को कामुई में खींच लिया और नई जगह पर शिफ्ट हो गया। तभी व्हाइट जित्सु एक बड़ी खबर लाया। फायर कंट्री के पूर्वी समुद्र में मादारा और नारुतो आमने सामने आ गए और नारुतो ने चिबाकू टेंसे से मादारा को सील कर दिया। ओबितो की आंख चमक उठी। चिबाकू टेंसे मजबूत तो है, लेकिन उस आदमी को रोक नहीं सकता, उसने पूछा। नारुतो ने और क्या किया? व्हाइट जेत्सु ने कहा कि उसे अधिक जानकारी नहीं है, बस इतना कि नारुतो पहले त्सुचिकागे के गांव गया था और कुछ विशेष स्क्रोल्स हासिल किए थे। ये सुनते ही ओबितो समझ गया। तो वजह ये है, वो लड़का हर तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। उसने समुद्र तट पर मादारा की स्थिति का विश्लेषण किया और समझ गया कि नारुतो का अगला लक्ष्य अब किरिगाकुरे का स्क्रोल होगा। तो फिर मैं उसी पुराने किरिगाकुरे में उसका इंतजार करूंगा। उधर पास ही सास्के होश में आया। ओबितो और व्हाइट जेत्सु की बातें सुनकर वो कांप उठा। नारुतो ने उस दम घोंट देने वाले उचिहा मादारा को हरा दिया। ये सदमा उसके मन पर भारी पड़ा। उसे ब्लैक जेत्सु के वो शब्द याद आए, अगर बड़ी शक्ति चाहिए तो काबूतो के पास जाओ। इस बीच फायर कंट्री के पूर्वी समुद्र में काबूतो ने सेकंड त्सुचिकागे को नियंत्रित करके सुपर लाइटवेट रॉक जुत्सु से समुद्र की गहराई से मादारा को मुक्त किया। लेकिन जैसे ही मौका मिला, मादारा ने सेकंड त्सुचिकागे का गला दबोच लिया। अब काफी हो गया उस सीलिंग टेक्निक का, अपनी तकनीकें मुझे सौंप दो। उसने प्रेता पार्ट से चक्रा सूखा और ह्यूमन पार्ट से उसकी सारी तकनीकें और यादें पढ़ ली। फिर उसने स्वयं एदो टेंसेई की जंजीर तोड़ दी, सक्रिय रूप से अपनी आत्मा को बॉडी से अलग किया और स्थिर कर लिया। दूर खड़ा काबूतो स्तब्ध। ये कैसे संभव है? एदो टेंसेई को वो खुद कैसे तोड़ सकता है? मादारा ने नारुतो से हुई लड़ाई को ध्यान में रखा, हल्का सा अपमान लेकिन साथ ही सहमति भी। उस लड़के में बात है। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा जो उत्साह से कांप रहा था। हाशिरामा के बाद से वह इतने लंबे समय तक इतना उत्साहित कभी नहीं हुआ था। उसका खून उबल रहा था। एक निंजा को ऐसा ही होना चाहिए, उसने फैसला किया। पहले रिन्नेगन की छहों शक्तियों को पूरी तरह जागृत करूंगा, उसके बाद उस लड़के से हिसाब चुकता करूंगा। उधर नारुतो और कोनन किरिगाकुरे के गेट पर पहुंच चुके थे। ठीक त्सुचिकागे वाले गांव की तरह उन्होंने पहले शांति और सम्मान वाला रास्ता चुना। कोनन ने एक चिट्ठी भेजी, अगर गांव स्क्रोल देने को तैयार हो तो आगे से किरिगाकुरे की कोई भी समस्या वो नारुतो की समस्या होगी। जल्द ही जवाब आया, किरिगाकुरे राजी है और मिजुकागे तेरेमी में ही खुद स्क्रोल देने आएंगी। और ये भी सब कुछ इतना आसानी से हो रहा था कि नारुतो और कोनन दोनों को थोड़ा यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैं स्क्रोल लेकर सामने पहुंची। दोनों के बीच की बातचीत बहुत मैत्रीपूर्ण थी, पर जैसे ही स्क्रोल देने का पल आया, मेई ने अचानक हाथ जोड़े और लावा रिलीज मेल्टिंग एपारेशन जुत्सु छोड़ दिया। 3 परतों वाले ड्रैगन शैफ्ट बैरियर ने उन्हें घेर लिया, पर नारुतो ने तुरंत कोनन को पकड़कर पीछे 10 मीटर दूर छलांग लगा ली। उनकी नजर में आया कि मेई की चक्रा पैटर्न पर कोई भारी झेंजुत्सु लगा हुआ है। नारुतो ने लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड ऑन किया और बेहद नियंत्रित ताकत से मेई के पेट पर एक सटीक मुक्का मारा ताकि उन्हें चोट भी न पहुंचे लेकिन चेतना टूटे। इसके बाद उसने अपनी शारिंगन दायां आंख से उनका झेंजुत्सु तोड़ दिया। झेंजुत्सु टूटते ही मेई बेहोश हो गई। उसी वक्त आसमान में एक काला पोर्टल घूमने लगा। नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। ये डुअल कामुई वाला ओबितो है। उसका शरीर दिमाग से पहले हरकत में आया। उसने तुरंत फायर रिलीज
ग्रेट फायरबॉल जुत्सु छोड़ी ताकि ओबितो की नजर धुंधली पड़ जाए। फिर उसने एक स्मोक बॉम्ब फेंका और उसी पल कोनन और मेई को लेकर सीधे हवा में उड़ते हुए वापस किरिगाकुरे विलेज की ओर निकल गया। दूर खड़ा ओबितो बुदबुदाया, इस लड़के की रिएक्शन स्पीड वाकई कमाल है। लेकिन उसने पीछा करने की जरूरत नहीं समझी। उसे पूरा भरोसा था कि नारुतो खुद उसके पास वापस आएगा। कोनन ने हैरानी से पूछा, वो पहले तुम्हारे हाथों हार चुका था, फिर ये भागने वाली जल्दी क्यों? नारुतो अब भी हल्का कांप रहा था। वक्त बदल चुका है, अब उसके पास 2 कामुई हैं। अगर उसने एक नजर भी ठीक से डाल दी तो सीधा मौत निश्चित है। इसी बीच मेई होश में आई। सारी स्थिति समझने के बाद उन्होंने स्क्रोल नारुतो को सौंप दिया। नारुतो ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वो किरिगाकुरे की हर मुश्किल में उनका साथ देगा। अब ओबितो की बढ़ी हुई ताकत का सामना करने के लिए नारुतो ने फिर से मल्टी शैडो क्लोन ट्रेनिंग शुरू की और तेजी से किरिगाकुरे की सभी सीक्रेट टेक्निक्स सीख डाली। सब कुछ सीख लेने के बाद आखिरकार वह ओबितो से अंतिम भिड़ंत के लिए तैयार हो गया। उधर जब ओबितो किरिगाकुरे को तबाह करने निकल ही रहा था, चारों ओर अचानक घनी धुंध उठी। ये थी नारुतो की नई सीक्रेट टेक्निक, वाटर रिलीज हिडन मिस्ट जुत्सु। इस तकनीक का उद्देश्य था कामुई को काउंटर करना। धुंध जितनी घनी, विजन उतना बेचैन और लॉक ऑन नामुमकिन। ओबितो समझ गया, ये धुंध कामुई को रोकने के लिए है। उसने तुरंत कामुई चालू करके पूरी धुंध को अपनी डायमेंशन में खींचने की कोशिश की, लेकिन नारुतो ने उसी पल डस्ट रिलीज इनविजिबल मिस्ट जुत्सु एक्टिव किया। पूरी तरह अदृश्य होकर और सेज मोड सेंसिंग की मदद से वो हवा चीरता हुआ ओबितो के बेहद करीब पहुंच गया। पर जैसे ही वो वार करता, ओबितो ने तुरंत कामुई चालू कर दिया, जिससे नारुतो को मजबूरन फ्लाइंग थंडर गॉड से 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट करना पड़ा। इसके बाद नारुतो ने दोबारा डस्ट कामोफ्लाज लगा लिया। ओबितो हल्का मुस्कुराया, ये लड़का सच में जानता है कि मेरे कामुई से कैसे निपटना है। उसने स्पेशल उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन तैयार किया, एक बंद डोम में नारुतो को कैद करने के लिए। फिर उसने टोबी 10 टेल्स का ह्यूमन पपेट को आदेश दिया, वुड रिलीज फ्लोरल ड्रीम पोलन जुत्सु छोड़ने का, ताकि नारुतो बेहोश हो जाए। लेकिन उसी वक्त नारुतो असल में सीधे टोबी के सामने प्रकट हो गया। उसने उंगली से निशाना साधा, वाटर रिलीज वाटर बुलेट जुत्सु। पर्पल लाइटनिंग से लिपटे झलकन टोबी के पूरे शरीर को छेदते चले गए। उसके भीतर बंद यामातो की आत्मा आजाद हो गई, लेकिन बैरियर के कारण वह उसे बाहर नहीं ले जा सकता था। इसीलिए नारुतो ने हेल पार्ट से उसकी आत्मा को अस्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया। इस बीच ओबितो ने कामुई से कामुई शूरिकेन फेंका। नारुतो की आंखें चौड़ी हो गईं। ये काकाशी सेंसे ने कागुया को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने रासेन शूरिकेन फेंका, लेकिन टकराते ही कामुई शूरिकेन ने पूरा रासेन शूरिकेन सीधे अपनी डायमेंशन में खींच लिया। नारुतो ने फिर से अदृश्य होकर दूरी बनाई। अब तक की लड़ाई से उसने कामुई की सीमा समझ ली। कामुई की अधिकतम रेंज लगभग 120 मीटर है। यह सास्के द्वारा आमेनो तेजिकारा को सक्रिय करने के लिए निर्धारित की गई 150 मीटर की पिछली सीमा की तुलना में कम है। मांगेक्यो शारिंगन की प्यूपिल तकनीक का दृष्टि क्षेत्र रिनेगन की तुलना में छोटा होता है। नतीजा 150 मीटर की दूरी बिल्कुल सुरक्षित। इसीलिए नारुतो जानबूझकर ओबितो से ठीक 150 मीटर दूर जाकर प्रकट हुआ। ओबितो थोड़ा हैरान रह गया। छोटी सी भिड़ंत में ही उसने समझ लिया कि कामुई की लिमिट 120 मीटर है। ओबितो को लगा उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है। उसने अपने बाएं शारिंगन से नारुतो के आगे 30 मीटर पर स्पेस टाइम पोर्टल एक्टिवेट किया। अचानक उस पोर्टल से 8 टेल्स की एक विशाल टेल बीस्ट बॉम्ब बाहर निकली। नारुतो हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कामुई को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेल बीस्ट बॉम्ब का ब्लास्ट उसकी जमीन को चीरकर उड़ा चुका था, लेकिन ठीक उससे पहले नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से खुद को दूसरी डायरेक्शन में टेलीपोर्ट कर लिया। उधर उसने तेजी से जुत्सु बनाते हुए सेज आर्ट वाटर रिलीज वाटर सेवरिंग वेव जुत्सु छोड़ा। अत्यधिक कंप्रेस्ड पानी की धार सीधी ओबितो की तरफ गई। ओबितो तुरंत इंटेंजिबल मोड में चला गया। उसे साफ समझ आ गया, साधारण जुत्सु अब नारुतो पर कोई असर नहीं डाल सकते। तो उसने अगला कदम उठाया। उसके पीछे अचानक विक्षिप्त सुसानो उभर आया। सुसानो की हथेली में एक काला मागातामा प्रकट हुआ। ओबितो बोला, ये वार तुम्हारे सारे इरादे तोड़ देगा। काला मागातामा घूमता हुआ तेजी से नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो ने उसे रोकने के लिए एक रासेन शूरिकेन छोड़ा, लेकिन दोनों टकराए ही नहीं। मागातामा हमला भेद कर निकल सकता था। नारुतो घबरा गया। उसकी बाईं आंख चमकी और उसने शिनरा तेन से छोड़ दिया, पर मागातामा फिर भी उसकी ओर घूमकर वापस आने लगा। फिर नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक और डस्टलेस मिस्ट्री टेक्निक का उपयोग करने का प्रयास किया। मागातामा नारुतो का लगातार पीछा करता रहा। ओबितो हंस पड़ा। भागने की कोई जगह नहीं, ये तुम्हें तब तक पीछा करेगा जब तक हिट नहीं हो जाता। मागातामा और करीब आ रहा था। जिंदगी में पहली बार नारुतो सच में परेशान दिखा। ये अच्छा नहीं है। उसने सब दाम लगाते हुए पर्पल लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड 2 एक्टिवेट कर दिया। वो पूरी रफ्तार से बैरियर की तरफ भागा। दौड़ते दौड़ते उसके बाएं हाथ में रासेंगन बनने लगा, जिसमें बड़ी मात्रा में पर्पल लाइटनिंग का चक्र डाला गया। जिसकी शेप बदलकर
रासेन लाइटनिंग ब्लेड में बदल गई। उसने पूरी ताकत से बैरियर पर वार किया। बैरियर पर दरारें उभर आईं और ठीक उसी पल जब मागातामा उसे छूने ही वाला था, बैरियर टूट गया। नारुतो ने झट से फ्लाइंग थंडर गॉड से खुद को आमेगाकुरे में टेलीपोर्ट कर लिया। मागातामा वहीं गायब हो गया। ओबितो की आंखें सिकुड़ गईं। इतना सब करने के बाद भी ये बच गया। वो टोबी की परवाह किए बिना सीधा आमेगाकुरे पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोनन की सुरक्षा तैयारी फिर उसके काम आएगी। जब ओबितो नारुतो का पीछा करते हुए गांव पहुंचा, उसने देखा कि लगातार बरसने वाली बारिश अचानक थम गई है, लेकिन आसमान साफ नहीं हुआ था। पूरी हवा धुंधली परत में ढकी हुई थी। ओबितो को लगा ये नारुतो की हिडन मिस्ट जुत्सु है, इसीलिए वो तुरंत कामुई से उसे अब्सॉर्ब करने लगा। लेकिन धुंध कम होने की जगह और घनी हो गई, क्योंकि इस बार नारुतो एक प्राचीन जायंट क्लैम टूल का इस्तेमाल कर रहा था, वही जो द्वितीय मिजुकागे ने इस्तेमाल किया था। इस जुत्सु की कमी थी, उपयोगकर्ता को एक जगह स्थिर बैठना पड़ता है। ओबितो ने फौरन ये अंतर महसूस कर लिया। वो तेजी से धुंध में दौड़ता हुआ नारुतो को ढूंढने लगा। उसे एक जगह नारुतो का साया दिखा। उसने तुरंत एक और टेल बीस्ट बॉम्ब वहां छोड़ी, लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, नारुतो ज्यों का त्यों खड़ा था। दरअसल वो मिराज थी, जायंट क्लैम टूल का भ्रम प्रतिबिंब। गुस्से में ओबितो ने चारों दिशाओं में कामुई शुरिकेन और टेल बीस्ट बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिया। एक बॉम्ब तो नारुतो से सिर्फ 3 मीटर दूर गिरा। उसी समय नारुतो की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब उसकी बारी थी। जायंट क्लैम टूल ने उसके कई इल्यूजन क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए। ये तकनीक थी कंडेंसिंग लाइट एंड रिफाइनिंग कलर्स एल। इससे हजारों क्लोन्स तैयार हुए, हर एक के हाथ में एक रासेंगन, और सेज मोड की वजह से हर रासेंगन की ताकत कई गुना बढ़ी हुई। पल भर में हजारों नारुतो क्लोन्स ओबितो के सुसानो पर लगातार प्रहार करते चले गए। चाहे सुसानो कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये ताबड़तोड़ हमला रोक नहीं पा रहा था। इतनी भीड़ जैसे उस पर टूट पड़ी हो। वो अब इसे ज्यादा देर सह नहीं सकता था। स्थिति बिगड़ती देख ओबितो ने टोबी को तुरंत कामुई स्पेस में खींच लिया। वो खुद भी वहां भागने ही वाला था, लेकिन तभी नारुतो के रासेंगन पकड़े क्लोन्स उसके सामने पहुंच गए। उसके पास मजबूरन इंटेंजिबिलिटी मोड में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नारुतो ने ठंडी आवाज में कहा, देखते हैं पहले कौन टूटता है, तुम्हारा इंटेंजिबिलिटी लिमिट या मेरा चक्रा। लगातार 5 मिनट तक रासेंगन बार बार ओबितो के शरीर से आर पार होते रहे और आखिरकार उसकी इंटेंजिबिलिटी की सीमा खत्म हो गई। अगला रासेंगन सीधे उसके सफेद मुखौटे पर लगा। वो समुंदर की सतह पर घुटनों के बल गिर पड़ा, तेज तेज सांसें लेते हुए। इतनी देर तक इंटेंजिबिलिटी मोड को जबरदस्ती पकड़े रहने से उसकी नजर धुंधला चुकी थी। उधर नारुतो कोनन के साथ सीधे उसके सामने उतर आया। ओबितो ने चाहा कि एक आंख की कुर्बानी देकर इज़ानागी से बाजी पलट दे, लेकिन नारुतो ने उसे रोक दिया। वो बोला, पहले नीचे देखो। कोनन ने हाथ घुमाया। समुद्र 2 हिस्सों में बट गया और उसके नीचे दिख रहे थे 600 बिलियन टैग्स, जो लगातार 10 मिनट तक विस्फोट कर सकते थे। ओबितो की सांस अटक गई। इतने विस्फोट के सामने इज़ानागी भी बेकार था। भागने का एक भी रास्ता नहीं था। उसने समझ लिया, अगर वो यहाँ मरने मारने की लड़ाई करता है तो असली फायदा किसी और का होगा। धीरे से उठकर बोला, इस लड़ाई को मान लेता हूँ तुम जीत गए, कुछ समय तक हम नहीं मिलेंगे। थका हुआ, घायल, लगभग अंधा होता हुआ ओबितो धीरे धीरे गायब हो गया। नारुतो ने एक लंबी सांस ली। थकान का सैलाब उस पर टूट पड़ा और वो आगे की तरफ गिरकर बेहोश हो गया। दूसरी ओर ओबितो के ठिकाने पर आग लग चुकी थी। वहां मौजूद व्हाइट जेत्सु को सास्के के सुसानो की बड़ी तलवार ने आर पार कर दिया था। सास्के ने ओबितो से दगा कर दी थी। ताकत की तलाश में वो काबुतो को ढूंढने निकल चुका था। धुआं छुटते ही वे लोग समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां ओरोचिमारू पहले से इंतजार कर रहा था और किसामे ने जिराया सेंसे का शरीर ढूंढ लिया था। एल नारुतो का दिल कांप उठा, क्योंकि सामने पड़ा शरीर हालांकि बदला हुआ था, लेकिन जिराया सेंसे के सफेद बाल और तेल लिखा हुआ हेडबैंड सबूत थे कि वो वही है। उसने भावनाएं दबाते हुए कहा, शुरू करो। कोनन ने कागज के पंखों से बेहोश पड़े हांजो के आखिरी अवशेष को नीचे रखा। उसी से ओरोचिमारू ने जिराया सेंसे के लिए जीवन शक्ति निकाले, लेकिन नारुतो ने चेतावनी दी, ध्यान रखना एडो टेंसे के दौरान जिराया सेंसे में अपनी चेतना न डाले। ओरोचिमारू ने जुत्सु पूरा किया और जिराया सेंसे को एडो टेंसे तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया। नारुतो तुरंत आगे बढ़ा और ह्यूमन पार्ट से उसकी आत्मा को खींच लिया, क्योंकि वो उसे सच में जिंदा करना चाहता था, न कि एडो टेंसे की तरह गुलाम बनाना। रिनेगन में एक और तरीका था पुनर्जन्म का, जिसमें शरीर और आत्मा दोनों का होना जरूरी है। शरीर मिल गया था, लेकिन आत्मा नदारद थी, इसलिए उसने पहले एडो टेंसे से आत्मा बुलवाई, फिर उसे खींचकर अलग कर लिया। फिर उसने हेल पार्ट एक्टिवेट किया और जिराया सेंसे की शरीर
और आत्मा दोनों को उसमें डाल दिया। अंदर यामातो की शरीर भी थी, वो भी साथ ही पुनर्जीवित हो जाएगा। यामा स्टैच्यू सब कुछ चबाने लगा। कुछ देर बाद यामातो बाहर निकल आया, पूरी तरह जीवित। वह उलझन में था। नारुतो को देखकर वह मौके पर ही जम गया। अंदर अभी भी चबाने की आवाजें आ रही थीं। नारुतो की मुट्ठी भींच गई, दिल धड़कता रहा और फिर लकड़ी की चप्पल की टक टक की आवाज, वो परिचित आकृति धीरे धीरे बाहर आई। जिराया सेंसे। नारुतो की जकड़ी हुई सांस आखिरकार ढीली पड़ गई। जिराया ने उसे गहराई से देखा, कुछ कहना चाहा पर गले से बस टूटी फूटी आवाज ही निकल पाई। नारुतो की आंखें भर आईं। वह अपने गुरु को कसकर गले लगा लेता है। उस पल खामोशी ही सबसे ज्यादा बोल रही थी। 3 महीने इस दुनिया में लौटने के बाद आखिरकार उसने अपने गुरु से मौत की सीमा पार कर फिर से मुलाकात कर ली थी। ओरोचिमारू ने जिराया का पूरा शरीर चेक किया। बारिश को नियंत्रित करने की कला छोड़कर बाकी सब कुछ उसके जीवन काल जैसा ही था। नारुतो की भौहें सिकुड़ी। क्या बरसात वाली कला का संबंध उसकी पुरानी चोट, उसका गला कटने से हो सकता है? लेकिन ओरोचिमारू सहमत नहीं था। उसने बताया, जिराया का शरीर नष्ट हुआ था, उसकी आत्मा नहीं। गला बिल्कुल सामान्य है। शायद यही कीमत है जीवन मृत्यु के चक्र को बाधित करने की। उसने चेतावनी दी, आगे से हेल पाठ से पुनर्जीवन मत करना, ये स्थिर नहीं है। नारुतो ने उसकी बात मानी। गुरु वापस आ गए, बस यही काफी है। जिराया सेंसे को सुरक्षित रखने के बाद उसे कोनन से पता चला सास्के ने काबुतो के साथ हाथ मिला लिए। रास्ते में उसने साई यामानाका को मार डाला। उसके बाद साकुरा और कोनोहा टेन ने सास्के से बदला लेने की कोशिश की, मगर साकुरा की हिचकिचाहट के चलते इसका परिणाम असफलता में निकला। अगर माइट गाय ने 8वां गेट खोलकर उनकी रक्षा न की होती, शायद कोई भी न बचता। नारुतो की मुट्ठियां कस गईं। मैं तो बस सोया था और इतने में दुनिया उलट गई। उसने तुरंत रिकवरी की कोशिश शुरू की। वह पुराने माउंटेन्स ग्रेवयार्ड क्षेत्र पहुंचा और साई का शारीरिक तत्व जुटा लिया। जहां माइट गाय और सास्के की लड़ाई हुई थी, वहां के सारे निशान काबुतो पहले ही मिटा चुका था। नारुतो वापस आमेगाकुरे लौटा और ओरोचिमारू को बुलाया। उसने जुटाए रक्त नमूनों और एक व्हाइट जेत्सु को मिलाकर एदो टेन से सक्रिय किया और मारा गया साई पुनर्जीवित हो गया। साई शांत होकर खड़ा हुआ। नारुतो नमस्ते। नारुतो ने पूछा, क्या तुम एदो टेंसे में ही बने रहना चाहोगे? काफी सोचकर साई ने रहने का फैसला किया और आमेगाकुरे एनबीयू का मुख्य कमांडर बन गया। उधर ओबितो दूसरे होकागे टोबिरामा की फॉरबिडन तकनीक और सास्के के कटे हुए हाथ का उपयोग किया। उसने सफलतापूर्वक खुद को सास्के का भाई बना लिया। इसके बाद उसने उस रात को आंखें हासिल की थीं। सास्के के पिता फुगाकू की दोनों आंखें अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लीं। वो इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था, पर अब हालात उसे यहाँ ले आए थे। उसने कहा, मूनाई प्लान, मैं इसे पूरा करके ही मानूंगा। असल जंग तो अब शुरू हुई है। नारुतो ने मेई तेरुमी को वापस किरिगाकुरे विलेज छोड़ा और दोनों राष्ट्रों ने आधिकारिक गठबंधन बना लिया। वापस लौटकर उसने ओरोचिमारू से मुलाकात की, क्योंकि अब उसे वुड स्टाइल चाहिए था। दुनिया में दुश्मन बढ़ रहे थे और रुकने का समय नहीं था। ओरोचिमारू के लिए ये आसान काम था, लेकिन उसने सलाह दी, पहले अपने उजुमा की ब्लड लाइन की असली क्षमता खोलो, तभी तुम हाशिरामा कोशिकाएं परफेक्टली संभाल पाओगे। और उसकी योजना थी, सबसे शुद्ध उजुमाकी ब्लड लाइन रखने वाली मीतो उजुमाकी की कोशिकाएं पहले नारुतो में ट्रांसप्लांट की जाए। उसके बाद ओरोचिमारू बोला, चाहे फर्स्ट होकागे का शरीर हो या कोई और, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होगा। नारुतो ने सहमति दे दी। तैयारियां शुरू हो गईं। उसी दौरान गारा का पत्र पहुंचा। वह उसे सुनागाकुरे मिलने बुला रहा था। नारुतो के भविष्य का रास्ता अब तेजी से आकार ले रहा था। वह निमंत्रण स्वीकार कर रेगिस्तान के गांव पहुंच गया। वह गारा को अपने भविष्य और समय यात्रा के सच बताने वाला ही था, लेकिन गारा ने हाथ उठाकर रोक दिया। नारुतो, तुम जो कर रहे हो ये सब इसी दुनिया की भलाई के लिए है। दोस्तों को इतनी सफाई की जरूरत नहीं होती। गारा उन गिने चुने लोगों में था जिनसे नारुतो दिल खोल सकता था। उसे पता था कि नारुतो अलग अलग गांवों के सीक्रेट स्क्रॉल्स जुटा रहा है, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी और अपने हाथों से सुनागाकुरे का सीक्रेट स्क्रॉल उसे सौंप दिया।